हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो से ज्वाइन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मेसोलिथिक एज के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन अभी मेसोलिथिक एज ख़त्म नहीं हुआ है। आगे हम शुरू करते हैं। मेसोलिथिक एज में हमने आपको जिक्र किया था कि इस वक्त ऊपरी पाषाण काल समाप्त हो रहा था, यानी प्लाइस्टोसिन एज जा रही थी। यानी जो हिमयुग था, यानी आइस एज था, प्लाइस्टोसिन एज आइस एज था, वो ख़त्म हो रहा था और मौसम गर्म होने लगा था। तो अब मानव जो है वो खुले मैदानों में आना शुरू हुआ, लेकिन जैसा मैं बता चुका हूँ कि वो पाषाण को छोड़कर नहीं जा सकता। तो वो कुछ दूर तक जाने लगा और उसने क्या क्या किया, जलवायु में होने वाले परिवर्तन से नए पुष्पों, नए पौधों और नए जानवरों का विकास हुआ, यानी न्यू फ्लोरा एंड फोना का इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब चीज़ें थोड़ी बदल रही थी। उस बदलाव के अनुसार मनुष्य ने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। हम जानते हैं कि पाषाण के जो उपकरण थे उन्हें वो लगातार इम्प्रोवाइज कर रहे थे। पहले के मुकाबले वो और अच्छा और बेटर उनको बना रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी पहचान है उसके लघु पाषाण उपकरण। दूसरी पहचान कि वो अब खाद्य संग्राहक आखेटक से थोड़ा आगे बढ़ चुका था। अब उसने जिन पशुओं को वो मारता था उनमें से जो जरूरी थे उसके लिए लाभदायक हो सकते थे, जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गई दूध देने वाली, मतलब ऐसी सब सारी की सारी जो जानवरों की प्रजातियां हैं जो उसके काम की थी, उन्हें उसने बचाना शुरू किया, उनका पालन पोषण शुरू किया, यानी पशुपालन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब हमारे पास मैंने पहचान बता दी आपको। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपकी माइक्रोलिथ्स। क्या पहचान है? माइक्रोलिथ्स, यानी कि पाषाण के उपकरण, लघु पाषाण के उपकरण। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड मैं आपको थोड़ा डिटेल करता हूं। एक्चुअली पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों के बीच का एक संक्रमण काल है। यानी ऐसा पीरियड जब पुरा पाषाण काल समाप्त हो रहा है और नव पाषाण काल के लक्षण आने शुरू हो गए, तो उन दोनों के बीच का एक फेज जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं, वो क्या है? आपका मध्य पाषाण काल है। पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अभी उपकरण जो थे वो सिर्फ माइक्रोलिथ्स ही नहीं, उसमें आपके प्रकार भी थे, जैसे छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, टेढ़े ब्लेड, चांद्रिक आदि। तो ये सब जो आप नाम देख रहे हैं, ये नाम कैसे पड़े? जिन चीजों की आकृति जिसके जैसी थी उन्हें हमने उपकरणों को वही नाम दे दिया। जैसे हम चांद्रिक कहते हैं, यानी चंद्रमा से चांद्रिक आया है। तो आपने क्रिसेंट मून देखा होगा, यानी वो चंद्रमा जो एक छोटी सी, मतलब कटारी की तरह से होता है। अप्रॉक्स ये समझ लीजिए कि इस तरह से, सॉरी, कटारी की तरह से होता है, जैसे, हाँ, ये आप समझ लीजिए। पतला और पतला होता है, लेकिन जैसा भी बन गया आप एक बार इमेज को समझिए। तो ये आपका चांद्रिक हो गया। ऐसे ही ब्लेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लेड क्या होते हैं, ब्लेड जो होते हैं आपके कैसे होते हैं कि यानी एक पत्थर का आपका पाषाण का उपकरण है जो नैरो है, लेकिन दोनों साइड्स उसकी क्या है? पैरेलल हैं, और इसकी जो आपकी लेंथ होती है वो इसकी ब्रेथ से डबल होती है। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड आ गया, बेधक आ गया। बेधक यानी बोरर, जो बोरिंग कर सके, मतलब छेद कर सके किसी चीज में। तो ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, ये सब नाम पाषाण उपकरणों के उनके कार्य के अनुसार पड़े हैं कि वो किस कार्य में इस्तेमाल हुआ करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार मानव के जो अस्थि पंजर हैं, मानवों के अस्थि पंजर पहली बार इसी काल में प्राप्त हुए। ठीक है, हम गुजरात जानते हैं कि वेस्ट की तरफ पड़ता है इंडिया में। तो वेस्ट की तरफ गुजरात में एक प्लेस आता है लंगनाज। तो वहाँ से हमें पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, कब्रिस्तान के एग्जाम्पल मिले हैं, और वहाँ से हमें 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए? 14। और
इनकी जो खोज की है, इसका उत्खनन करने वाले थे जो प्रसिद्ध आपके पुरातत्वविद हैं, जैसे एच डी सांकलिया साहब हो गए, बी सुब्बा राव, और एक और थे, मेरे नाम दिमाग से उतर रहा है। उसके बाद आपका आता है आदमगढ़, मतलब इसमें मुख्य स्थलों में एक आपका आदमगढ़ आता है। आदमगढ़ ये आपका होशंगाबाद में पड़ता है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और बागौर, बागौर जो कि भीलवाड़ा में मतलब राजस्थान में पड़ता है। भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका से आपको पुरापाषाण, मध्य पाषाण और आज तक के आपको चित्र मिलते हैं, और इन चित्रों के माध्यम से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो लोग आखेट किस प्रकार किया करते थे, जो कलर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया वो कैसे किया। मैं ये पूरी डिटेलिंग करूँगा, अभी ज़रा मैं थोड़ा आपको आउटलाइन के रूप में इसको समझा रहा हूँ। ये पड़ता है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में, मध्य प्रदेश। महागढ़ पड़ता है एक, महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में ही है। सराय नाहर राय, इससे तो सभी परिचित होंगे, ये आपका प्रतापगढ़ में है। और पायसेहरा जो आपका बिहार है, बिहार में मुंगेर के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है आपका, ठीक है, इसे कहते हैं पायसेहरा। और बोधोर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं, तो वन शॉट में सारी चीज़ डिटेल नहीं की जा सकती, तो आप रीड आउट करेंगे जब, और मैं आगे के क्रम में भी आपको समझाऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेसेस हैं इन्हें मैप की सहायता से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। आप ये मैप देख सकते हैं, इस मैप में ऊपर ये आपका सराय नाहर राय पड़ गया, यहाँ पर सराय नाहर राय, ये हो गया आपका सराय नाहर राय हो गया, ये यूपी में पड़ता है। अच्छा, ये आपका पायसेहरा है, ये आपका बिहार क्षेत्र में आता है। देखिए एग्जैक्ट तो लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बिहार में जो मुंगेर क्षेत्र पड़ता है उसके पास पड़ता है। अच्छा, यहाँ आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो यहाँ आपको भीमबेटका मिलेगा। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये आपका भोपाल जो है उससे तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। आदमगढ़ ये भी आपका कहाँ पड़ता है, आदमगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इसका। ये आदमगढ़ आपका पड़ता है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद आप देख सकते हैं वेस्ट की तरफ लंगनाज है, लंगनाज जहाँ से मैंने आपको बताया कि 14 आपको कंकाल मिले हैं। तो ये प्लेसेस हैं, और इसके बाद साउथ में भी आपको प्लेसेस मिलेंगे, लेकिन मैंने पूरा डिटेल नहीं किया, कुछ प्लेसेस आपको बताने की कोशिश की है, वो मैं आगे डिटेल करूँगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये भीमबेटका के चित्र हैं। भीमबेटका के चित्रों में आप देख सकते हैं कि ये आखेट कर रहे हैं, और आखेट के दौरान आप उनके पास हथियार देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक शार्पेंड, एक भाले जैसी कोई आकृति ले रखी है, और जानवरों को मारा जा रहा है ना, आखेट कर रहे हैं, मिलकर के वो आखेट करते थे, और किसी की वो सवारी भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो पशुओं के साथ तालमेल भी बना रहे थे, अपने मतलब के पशुओं को पाल भी रहे थे, और साथ ही साथ वो ऐसे पशुओं को मार रहे थे जिनसे उन्हें डायरेक्ट लाभ नहीं था, लेकिन वो उनकी क्षुधा यानी उनकी भूख को शांत कर सकते थे। तो मनुष्य लगातार अपने जीवन में चीज़ों को देखिए सीख रहा है। वो कंदमूल भी खा रहा है जो आसानी से वो खा सकता है, लेकिन कंदमूल को खाने के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, अगर बायो स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे घटपर्णी का पौधा होता है, मतलब विषैले पौधे होते हैं जो जिसका फल खा करके आप मर भी सकते हैं, या आपको कोई नुकसान हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो मनुष्य क्या कर रहा था, वो एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर था, और उसी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज तक देखिए हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं। आपने बड़े बूढ़ों से सुनी होगी ये कहावत कि भाई बड़े लोग जो थे, जो पहले पढ़े लिखे लोग थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े थे, लेकिन जो वो बात कहते थे भाई उन बातों में दम होता था। अब दम कैसे होता था? अरे वो तो खुद साइंटिस्ट थे, वो या
उन जैसे और लोग जिन चीज़ों के सेवन से उन्हें नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने ब्लैकलिस्टेड करते चले गए। मतलब यानी इस प्रकार का पौधा मनुष्य जाति के लिए सही नहीं है। अब सांप ने काट करके किसी को मार दिया तो पहचान कर लिया कि भाई ये शत्रु है। अब एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना दैत्य और वो देवता, या दानव और देवता। तो उन्होंने देखा कि दो कैटेगरी उन्होंने रखी कि एक वो जो उनके लिए लाभदायक हैं, उन्हें लाभ दे रहे हैं, उन्होंने अपने देवता माने इसलिए उनकी पूजा की, और एक वो जिनसे वो डर गए, जैसे कि सांप हो गया, या उन्होंने देखा कि वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है तो डर गए। तो जिन चीज़ों से वो डरे, मगरमच्छ हो गया, या जिन भी चीज़ों से वो डरते रहे, उन चीज़ों की भी पूजा की, और जिन चीज़ों से उन्हें लाभ हो रहा था उन चीज़ों की भी वो पूजा कर रहे थे। वो मैं बताऊंगा आगे आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैं समझाऊंगा तो इसी के साथ मैं मध्य पाषाण काल को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। अगला हेडिंग हम पढ़ रहे हैं इसके बाद नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल की बात करते हैं। नवपाषाण काल क्या था? नवपाषाण काल कब आएगा? नवपाषाण काल आएगा जब आपका पूरा पाषाण काल समाप्त हो जाएगा, मध्य पाषाण काल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक और काल आता है जिसको हमने क्या नाम दिया? नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल का मतलब क्या हुआ? नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। तो नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है नया। क्या मतलब होता है? नया, नवीन या नया। और लिथोस या लिथिक आप जानते हैं, लिथोस या लिथिक आप जानते हैं क्या होता है? लिथिक का क्या मतलब होगा? लिथिक का मतलब हो जाएगा वही पाषाण, यानी पाषाण का उपकरण, वो नए प्रकार के पाषाण उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे। नवपाषाण काल इसको कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी है कि अब जो पाषाण के उपकरण हैं वो पहले के मुकाबले और चमकीले पालिशदार पत्थर होते थे, यानी कीमती पत्थर। जैसे मैं फिर वही डिटेलिंग करूंगा। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्हें पता नहीं था कौन सी चीज़ कीमती है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी क्या है। लेकिन अब वो एक लंबा समय जी चुके। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका पूरा पाषाण काल ही आपके हिस्ट्री का तकरीबन 90+ % रखता है, और जो बाकी का इतिहास है वो बहुत एक छोटा सा टाइम पीरियड है। आपका जो हिस्ट्री हमने पढ़ा है वो 20 लाख साल से लेकर मोटा 12,000 BC के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितना बड़ा काल आपको पढ़ा चुके हैं या आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर चुका था, तो इसलिए उसने नए पत्थरों का इस्तेमाल किया जो कि चमकीले थे, पालिशदार थे। ठीक है, अब मानव इस वक्त आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक से कुछ कदम आगे बढ़कर, यानी उसकी तरक्की हो गई है। अब वो क्या करने लगा? अब वो कृषि करने लगा, वो कृषि उत्पादक हो गया। यानी उसने पत्थर के हथियारों को इस तरह से मोल्ड करना सीख लिया जिससे कि वो धरती के सीने को चीर सके, और जुताई के माध्यम से या जो बीज उसने मैंने बताया ना आपको कि मौसम गर्म हो रहा है तो नए पौधे बन रहे हैं, उनके फूल फल, उनके बीज आ रहे हैं, उन बीजों को संचित करना कैसे? क्योंकि उसने देखा कि जो पेड़ है उससे फल उग रहा है, या उसमें उसके जो बीज जब गिर जाते हैं तो उससे क्या हुआ? एक नया पौधा जन्म ले लेता है। वो सीख रहा है, अब वो ये जान रहा है कि यार ये बीज है, तो उसने उन बीजों को इकट्ठा किया, उनसे खेती करना सीखा। तो एक लंबी प्रोसेस है। अब मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने जो की, मैंने खेती बताया, और दूसरी चीज थी पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार इस पीरियड में हुआ। पर मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको एक काम दूं, आपको एक होमवर्क देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे। है मेरे लिए बड़ा आसान, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं मुझे। एक वर्ड है आग। आग जलाना, आग जला करके कच्चे मांस को पकाकर खाना। ये कब आया? मैंने नहीं बताया अभी तक, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, पर शायद आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो
आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, पशुपालक था, और अब वो कृषि भी कर रहा है। लेकिन इस बीच में कहीं वो आग जलाना भी सीख चुका है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इससे आगे हम बढ़ते हैं कि पहिए का आविष्कार हो चुका, यानी तरक्की होती जा रही है। अब 1860 में जो ली मैसोरियर थे, उन्होंने पहली बार ये नवपाषाण काल के जो उपकरण थे उन्हें टोन्स नदी घाटी से प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था? टोन्स नदी घाटी से उन्होंने प्राप्त किया। इसी के कुछ साल बाद 1872 में नेविलियन फ्रेजर हैं, जिन्होंने कर्नाटक में, कर्नाटक की साइड बहुत बड़ी रेंज है, देखो मैं आपको बताऊंगा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका मतलब साउथ में तीनों प्लेसेस, ये तमिलनाडु, इतनी प्यारी प्यारी साइट्स हैं। पढ़ेंगे पिकली हल का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, वहाँ पर राख के ढेर की बात करेंगे, लेकिन डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो ये रेंज उन्होंने खोजी। उसके बाद आता है कि इन्होंने जो औजार खोजे थे वो गहरे ट्रैप थे, गहरे ट्रैप कलर के पाषाण पर बने हुए थे। ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तभी आपको क्लैरिटी होगी इसकी। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ सीख ली थी, पॉटरी। अब देखो पॉटरी से आपको सोचना चाहिए पॉटरी की ज़रूरत क्यों थी उन्हें। आप ये समझिए कि जब उन्होंने अन्न को उपजाना नहीं सीखा तो उसका संग्रह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। अब वो अन्न को क्या करने लगे हैं, उसको उपजाने लगे, यानी अब उन्हें पता लग गया कि गेहूं कैसे उगेगा, जौ कैसे उगेगी, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब चीज़ें वो जान गए थे, तो अब उसको संग्रह भी करेंगे। तो संग्रह किस में करेंगे? संग्रह करेंगे वो घड़ों में, मटकों में। तो वो मटके कैसे बनेंगे? वो मटके जब बनेंगे जब आप कुम्हार शिल्प जानते हैं, यानी आप मटका बनाना जानते हैं। तो यानी इस वक्त इस शिल्प का निर्माण हो चुका था, ये शिल्प वो सीख चुका था, पॉटरी उसको आ गई थी, ठीक है, कुम्हकारी। अच्छा, अब बताने के लिए बहुत कुछ है, पर करूं क्या, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं अब आपको मेन स्थल बताता हूं। अब ये पूरा नहीं हुआ है। यहाँ मुख्य स्थल बताने से पहले मैं आपको बताऊं, एक्चुअली इसे हम 3 जोन में बांटते हैं। नवपाषाण काल के मुख्य रूप से 3 जोन हैं। एक आपका, देखो मैं फिर उसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो इसमें एक तो ये वाली जोन, क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर एक बहुत प्यारी साइट है। यहाँ से आपको बुर्ज-होम मिलेगा और गुफ कराल मिलेगा, चीज़ें और भी हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप पिट हाउसेस वगैरह स्टडी करें, पर बहुत डिटेलिंग करूँगा इसकी मैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। और एक तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, एक आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है इधर, ये नॉर्थ ईस्ट, ये भी बहुत प्यारी साइट है, आप इसकी पूरी डिटेलिंग मुझे करनी है। और एक साइट पड़ेगी आपकी साउथ में, ये साउथ में जो तीनों प्लेसेस हैं आपके, जैसे आपका कर्नाटक में मैंने आपको बताया, कर्नाटक के बहुत सारी साइट हैं। उसके बाद आपके पास साइट हैं तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग मैं आपको बाद में करूँगा, लेकिन आपको एक मेन बात ध्यान रखनी है कि जो डिवीज़न रखा गया है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और एक सदर्न पोर्शन, इस तरह से हमने इनका डिवीज़न किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य स्थल में जैसे मैंने कहा कि बुर्ज-होम है, गुफ कराल है, हाँ चिरौन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसका बिहार में पड़ता है। और मास्की हो गया, संगनकल्लू, हल्लूर, अच्छा ये तो सारे के सारे वही है, टी नरसीपुर, तेक्कलकोट, ये सारी कर्नाटक की साइट है, ठीक है। तो आज इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। आज हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नई बातों के बारे में, यानी कि जो चीज़ें छूट गई हैं नवपाषाण काल में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता था, मैं अब एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में डेली आपको ये सोच रहा हूँ, क्योंकि जीएस में काफ़ी पोर्शन आता है, सिर्फ हिस्ट्री नहीं आता,
तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी आईएएस के पीसीएस के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट ईयर्स में, तो उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँ। एक दो मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करें, तो मैं जल्दी शुरू करूँगा। और थैंक्स अलॉट मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अलॉट, हैव ए गुड नाइट।